Okay. Name of the chapter: Mechanical properties of the solids. Mechanical properties of the what? Solids. So in the chapter number 7 we studied about the rotations of the body. नहीं किया हमने, बाद में करेंगे. Then they realized the motions of body depends on the mass and distribution of mass within the body. जो mass होता है, मतलब सॉरी बॉडी का जो मोशन होता है वो किस पे डिपेंड्स है? तो मास पे डिपेंड्स है. मास में डिपेंड्स है, साथ में मास पे तो डिपेंड्स है, साथ में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास किस तरह से हुआ है उस पर भी डिपेंड है मोशन ऑफ बॉडी. बट वो अभी हम छोड़ देंगे क्योंकि वो हम चैप्टर नंबर 7 में डील करेंगे. वी रेस्ट्रिकेट अवर सेल्स विद द सिंपल सिचुएशंस ऑफ द विच बॉडी. यहाँ हमें वो सीखना है कि चैप्टर नंबर 7 में जो भी मोशन हमने सीखी थी वो रिजिड बॉडी के लिए. ओके, बट हम सीखने वाले, रोटेशनल मोशन बाकी है. ओके, रिजिड बॉडी क्या होता है जनरली? इट मीन्स हार्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट हैविंग द विच शेप, डिफाइनाइट शेप एंड साइज, जिसमें शेप एंड साइज फिक्स हो, उसको हम रिजिड बॉडी बोलते हैं, हार्ड बॉडी. बट रियलिटी बॉडीज कैन बी स्ट्रेच, कंप्रेस्ड एंड, कोई भी बॉडी है स्ट्रेच कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, या थोड़ा तो वो क्या होगा? बैंड होगा, है या ना? बट एंड दैट्स व्हाई हम किसी भी सॉलिड बॉडी को परफेक्टली रिजिड बॉडी नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर वो रिजिड होता तो ना वो स्ट्रेच होता, ना वो कंप्रेस होता, ना वो बेंट होता. आया समझ में? So appreciably rigid steel bar can be also deformed when a sufficient large external force is applied on it. अब स्टील जो हम रिजिड मानते हैं, क्या मानते हैं? वो भी डिफॉर्म होगा अगर हम उसको एक सफिशिएंट फोर्स अप्लाई करेंगे, बहुत लार्ज फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो भी क्या हो सकता है? डिफॉर्म हो सकता है. वो भी अपना शेप चेंज कर सकता है, साइज चेंज कर सकता है. ये सबको हम बोलते हैं डिफॉर्मेशन. क्या बोलते हैं? डिफॉर्मेशन. दिस मीन्स दैट सॉलिड बॉडीज आर नॉट परफेक्टली rigid. A solid has a definite shape and size. In order to change the shape and size of the body, what is required? Force. If you stretch helical spring by gently pulling its end, then the length of spring going to be increase. पता है ना, स्प्रिंग से खेले होगे आप, उसको थोड़ा खींचो तो लेंथ ऑफ स्प्रिंग क्या होगा? इंक्रीज होगा. When you leave the ends of the spring, it regains original shape and size. छोड़ देंगे तो वो वापस अपनी साइज एंड शेप में आ जाएगा, है या ना? This property of the body, by virtue of this, it tends to regain its original size and the shape when applied force is removed, is known as elasticity. तब हम उसको क्या बोलेंगे? Elasticity. And deformation caused is known as elastic deformation. जो कोई भी डिफॉर्मेशन होने वाला है उस वक्त उसको हम बोलेंगे इलास्टिक डिफॉर्मेशन. However, if you are apply force on a lump of putty or mud, they have a no gross tendency to regain their previous shape. पुट्टी देखा है, दीवारों पे लगाई जाती है, उसको अगर आपने फोर्स लगा दिया तो उसका शेप डिफॉर्म हो गया, फिर वापस अपना शेप गेन कर सकते नहीं है. आया समझ में? दे गेट परमानेंटली डिफॉर्म. दे आर कॉल्ड, उसको हम प्लास्टिक बोलते हैं. एंड दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड प्लास्टिसिटी. पुट्टी एंड मड्स आर क्लोज टू द विच प्लास्टिक? आइडियल प्लास्टिक, है ना? क्योंकि वो अगेन आइडियल प्लास्टिक भी नहीं है. जो पढ़ते हैं वो आइडियली पढ़ते हैं, बट रियलिटी में थोड़ा सा मिक्सचर होता है. मतलब अगर आप मान रहे हो कि स्टील जो है वो प्रॉपर प्लास्टिक है, तो नहीं, वो प्रॉपर इलास्टिक भी और उसके बाद वो प्लास्टिक भी है. समझ में? इलास्टिक इसलिए है क्योंकि अगर आप उसको थोड़ा सा फोर्स दोगे तो उसमें थोड़ा सा माइनर लेवल का डिफॉर्मेशन तो आएगा ही आएगा, बट छोड़ दोगे तो वापस ओरिजिनल शेप में आ जाएगा. बट कुछ लोड अप्लाई करने के बाद वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में भी जा सकता है. जब कुछ लोड उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, एक्सिस द लोड, और फिर अगर हम छोड़ेंगे तो वापस पहले जैसा शेप नहीं गेन कर पाएगा, थोड़ा सा डिफॉर्म रहेगा. तो वो प्लास्टिक में, प्लास्टिक का प्रॉपर्टीज है. तो आइडियली प्लास्टिक एंड आइडियली इलास्टिक मटेरियल मिलना डिफिकल्ट है. इट्स अ मिक्सचर ऑफ द प्रॉपर्टी. कोई मोर इलास्टिक होता है हम उसको आइडियली इलास्टिक ट्रीट करते हैं, कोई मोर प्लास्टिक होता है हम उसको आइडियली प्लास्टिक ट्रीट करते हैं. जैसे कि अभी हमने मड एंड पुट्टी की बात की, है या ना? Elastic behavior of materials play an important role in a beach design engineering. For example, while designing the building, knowledge of elastic properties of the materials like a steel, concrete, all are essential. The same is true for the designing the bridges, automobiles, roadway.
क्योंकि ये सब में अल्टीमेटली हमें मटेरियल यूज करना है एंड मटेरियल्स की इलास्टिक प्रॉपर्टीज के बारे में जानना जरूरी है, और इसलिए हम यहाँ पे कुछ सम इलास्टिक प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे और अलग अलग टाइप के 3 जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है उसके बारे में चैप्टर में कवर करेंगे. One could also ask, can we design an aeroplane with the very light but have a sufficiently strong? Can we design an artificial limb which is lighter but strong? Why does the railway track have a particular shape like eye? Why is glass brittle than brass? Brass is not. Glass is brittle while brass is not. Answer of such questions begin with the study of how relative simple kinds of loads or a force act to deform the different solid body. ये सब के आंसर तब मिले जब हमें वो पता हो कि जब हम सॉलिड पे कोई फोर्स या लोड लगा रहे हैं तो किस तरह से वो उसको चेंज करेगा, डिफॉर्म करेगा. ओके, तो इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी द विच बिहेवियर, इलास्टिक बिहेवियर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड विच वुड आंसर में सच क्वेश्चंस, मैनी सच क्वेश्चंस, जिससे हमें काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे. हाउ, वो हम इस चैप्टर में कवर नहीं करने वाले. द मेन रोल ऑफ दिस चैप्टर इज टू अंडरस्टैंड द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सॉलिड. सॉलिड के कौन से प्रॉपर्टीज है वो हमें सीखना है. तो सबसे पहले इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड समझ लेते हैं कि एक्चुअली में सॉलिड में इलास्टिक बिहेवियर आता कहाँ से है. तो यू नो दैट कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से काफी नजदीक है या ना. तो एक दूसरे का काफी नजदीक रहने का रीजन क्या है? दैट इज कवर्ड इन द चैप्टर नंबर 5 ऑफ केमिस्ट्री. इंटरमोलिकुलर इंटर एटॉमिक फोर्सेस. विच टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर प्रेजेंट? लंडन फोर्सेस, डिस्पर्शन फोर्स बोलते हैं जिसको, डायपोल डायपोल फोर्स, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स. आया समझ में? तो उसी से हम एक्सप्लेन करेंगे कि सॉलिड, ईच एटम और मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय द नेबर्स एटम और मॉलिक्यूल. These are bounded together by the interatomic or intermolecular forces and they are in the stable equilibrium position. When the solid is deformed, the atoms or molecules are displaced from the equilibrium position and causing a change in interatomic or intermolecular distances. When the deforming force is removed, interatomic forces tends to derive them back into which position? ओरिजिनल पोजीशन. सॉलिड और कुछ नहीं, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स का. मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफी नजदीक है, वो इसलिए बिकॉज उनमें इंटर एटॉमिक और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या है? स्ट्रॉन्ग. व्हेन यू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, मानो कि मैं उसको स्ट्रेच कर रहा हूं, तो वो मॉलिक्यूल्स ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स एक दूसरे से थोड़े दूर जाएंगे, लेकिन जैसे मैंने एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर दिया वो वापस अपने जगह पे आ जाएंगे ड्यू टू द इंटर एटॉमिक फोर्स विच गोना अट्रैक्ट टुवर्ड्स द ईच अदर. है या ना? तो वापस वो अपनी जगह पे वापस आ जाएंगे, रिगेन कर लेंगे. एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इलास्टिक प्रॉपर्टी. इन शॉर्ट, द इलास्टिक प्रॉपर्टी इज ड्यू टू द इंटर एटॉमिक एंड इंटर मोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट इन द सॉलिड. आया समझ में? आया ना? कंफर्म समझ में आया ना? ओके. When the deforming force is removed, interatomic forces tend to drive them back to the which position? Original. Thus, the body regains its original shape and size. The restoring mechanisms can be visualized by taking the model of spring ball system. Like अगर हमें exactly visualization idea लेना है तो ऐसे समझ सकते हैं कि मानो कि ये बॉल है सब ब्लैक, उसको स्प्रिंग से कनेक्ट किया है. अब मैं किसी भी डायरेक्शन से स्ट्रेच करूंगा, खींचूंगा, तो वो स्प्रिंग ओपन होगी, छोड़ दूंगा तो स्प्रिंग की वजह से वो कहाँ आ जाएंगे? ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे. तो दिस स्प्रिंग इज नथिंग बट इंटर एटॉमिक फोर्सेस बिटवीन द एटम्स एंड बॉल रिप्रेजेंट्स द एटम और मॉलिक्यूल्स. आया समझ में? तो यही कुछ होता होगा जब हम स्ट्रेच करते हैं सॉलिड को, तो उसके एटम जो है, मॉलिक्यूल्स जो है थोड़े सेपरेटली दूर हो गए, मतलब कि पहले थोड़े दूर जाएंगे एंड देन व्हेन वी रिमूव द एक्सटर्नल फोर्स ड्यू टू द इंटर एटॉमिक इंटरमोलिकुलर फोर्स, वो वापस अपनी जगह पे वापस आ जाएंगे, शॉर्ट ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएंगे. And that's why it is known as elastic property. If you try to displace the ball from its equilibrium position, spring system tries to restore ball back to the which position? And thus the elastic behavior of solids can be explained in terms of the microscopic nature of the solid. अगर हमें इलास्टिक बिहेवियर एक्सप्लेन करना है तो हम कौन से नेचर्स को ध्यान में ले रहे हैं? माइक्रोस्कोपिक. रॉबर्ट हुक, an English physicist, performed experiments on the spring and found that elongation किसको बोलते हैं? Change in length. Elongation, change in length produced in a body is proportional to the applied force or load.
In 1676, he presented this law of elasticity and that is called Hooke's law. इसको हम कौन सा law बोलते हैं? Hooke's law. We shall study about in the section. This law, like a Boyle's law, is one of the earliest quantitative relationships in the science, and it is a very important to know the behavior of the materials under the various kinds of the load from the context of the which design engineering designs. वापस बता रहा हूँ, ये जो लॉ था, इलोग्नेशन इज प्रपोजल टू अप्लाइड फोर्स, बताने वाले कौन से साइंटिस्ट थे? हुक, रॉबर्ट हुक. तो उस लॉ को हमने क्या बोला? हुक्स लॉ. ओके, हम क्या वी शैल स्टडी, मतलब हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले, आगे जाके पढ़ने वाले नेक्स्ट टॉपिक में 9.4 इसके बाद, कि लाइक बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ बोला था, दैट इज एसोसिएटेड विद द गैस, केमिस्ट्री में पढ़ा था कि नहीं? अर्लीस्ट क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप इन द साइड. जैसे गैसेस के लिए बॉयल्स लॉ एक अर्लीस्ट रिलेशनशिप्स है, गैसेस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए बॉयल लॉ से स्टार्ट होता है, फिर कैल्यूसिक आता है, चार्ल्स आता है, एवोगैड्रो आता है, देन स्टेट इक्वेशन आता है. पढ़ा ना हमने सब? आया ना? तो वैसे सॉलिड में ये जो हुक्स लॉ है एक बेसिक लॉ है सॉलिड प्रॉपर्टीज के लिए. बात समझ में आया? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो बिहेवियर ऑफ मटेरियल अंडर द वेरियस काइंड ऑफ लोड. तो अलग अलग टाइप के लोड्स हो सकते हैं, लेकिन हम 3 टाइप यहाँ पे कंसिडरेशन में लेने वाले आगे जाके. बट बिफोर गोइंग फर्दर वी विल हैव टू नॉलेज अबाउट द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. हमें किसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है? स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. सो व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, जब हम बॉडी पे क्या लगाते हैं? फोर्स. इट्स डिफॉर्म टू द स्मॉल और अ लार्ज एक्सटेंट डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ बॉडी. बॉडी का किस तरह का नेचर है मटेरियल का, उस पर डिपेंड रह के उसमें डिफॉर्मेशन क्रिएट होगा. सिंपल है. पुट्टी पे अगर आप फोर्स लगाओगे तो पुट्टी ज्यादा फैल जाएगी. उतना ही फोर्स अगर आप स्टील रोड पे लगाओगे, शायद स्टील रोड में कोई भी इलोग्नेशन ना दिखने मिले, कोई भी चीज चेंज दिखने ना मिले, है या ना? तो अप्लाइड फोर्स किस तरह का डिफॉर्मेशन करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट? मटेरियल. किस पे डिपेंड्स है? ओके, so that is material of the body as well as magnitude of deforming force. अगर material सेम भी है तो कम फोर्स में कम डिफॉर्मेशन होगा, ज्यादा फोर्स में. तो this deformation depends on 2 things. 1, material of body. 2, applied deforming force. आया समझ में? आया ना? दिमाग में गया? Yes or no? Okay, the deformation may not be noticeable visibly many materials, but it is there. कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि डिफॉर्मेशन हुआ नहीं, जैसे कि 1 मीटर लंबा सा स्टील रॉड हो. कौन सा रॉड हो? स्टील. और उसको 2 एंड से खींचा जाए तो शायद हमें ऐसा लगे कि कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं हुआ है, बट शायद होता भी है. mm में हुआ हो, क्या पता. अब 1 मीटर में mm बढ़ेगा तो हमें लगेगा नहीं. समझ में आया? आया ना? आपको पता है ना, जब कोई कार वगैरह बिगड़ जाता है, व्हीकल्स वगैरह, तो तानियां लगाते हैं वायर से. यस और नो? उस वक्त बहुत हेवी वेट उसको खींचना है, तो उस वक्त उसमें भी थोड़ा डिफॉर्मेशन आया होगा, और हमें पता चलेगा? नहीं पता चलेगा. तो कभी कभी हमें आंखों से दिखता नहीं है, बट इट इज देयर. ओके, माइक्रो लेवल पे. बात क्लियर हुआ? यस और नो? So when a body is subjected to the which force? A restoring force is developed in the body. What is the reason for the restoring force development? That is the depends. Deformation किस पे डिपेंड है, उसका आंसर है वो. On what factors deformation is depend? तो आपने बोला material of substance या object, और दूसरा बोला आपने magnitude of deforming force. But what I am asking now, what is the reason behind the restoring force? Restoring force कैसे आएगा? मैंने किसी को खींचा तो रिस्टोरिंग फोर्स आया. क्यों? इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटर एटॉमिक फोर्स जो रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट करवाते हैं. रिस्टोरिंग फोर्स मतलब ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए जो फोर्स चाहिए वो आया. समझ में? दिस रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ विच फोर्स. अगर आप किसी को स्ट्रेच करते हो आउटसाइड तो रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ जनरेट होगा? इनसाइड. स्प्रिंग पे अगर आप कंप्रेस करते हो तो स्प्रिंग आपके उंगली पे फोर्स लगाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा.
स्प्रिंग को आप खींचते हो तो वो आपको अंदर की ओर खींचेगा, रिस्टोरिंग फोर्स अंदर की ओर होगा। आया समझ में? सो दैट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया नॉन एज, पर यूनिट एरिया जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है उसको स्ट्रेस बोलते हैं। इफ कैपिटल एफ इज द फोर्स अप्लाइड एंड ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस इज एफ बाई ए। क्या होगा? एफ बाई। ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इट इज नोन एज पास्कल। इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज m1 l minus 1 t minus 2, m1 l minus 1 t minus 2। क्यों? क्योंकि आपको फोर्स का ऑलवेज याद रखना है, m1 l1 t minus 2। ओके, एंड नीचे स्क्वायर एरिया तो l स्क्वायर, वो ऊपर जाएगा तो l minus 1 हो जाएगा। आया समझ में? आया ना? फोर्स का फॉर्मूला याद रख के जाना है। एरिया यानी लेंथ स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर का क्या आया? एल स्क्वायर। फोर्स का m1 l1 t minus 2 याद रखना है। भूल जाओ तो किलोग्राम m1, मीटर l1 पर सेकंड स्क्वायर t⁻²। यूनिट से भी याद रह जाएगा। Al2 ऊपर जाएगा -1। बात क्लियर हुआ? आया ना? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी बोलते हैं। There are 3 ways which a solid may be change its dimension when the external force act on it। टोटल कितने वे है? 3, और वो तीनों वे हम पढ़ने वाले हैं। हर एक वे का अलग अलग नाम है, अच्छे से याद रखिएगा। There are shown in the figure। देखो तीनों के तीनों वे आपको यहाँ पे फिगर में बताए गए हैं। और यार देखा, लेंथ के अक्रॉस लगाया, आया ना? फिर फेस के अक्रॉस लगाया। देखो इस फेस को हमने क्या किया? स्टडी कर लिया, और इस फेस को परपेंडिकुलरली आपको लगाया। सेम टू सेम यहाँ पे भी ऐसा है। नीचे वाला फेस क्या है? स्टडी, और ऊपर के फेस पे लगाया, आया ना? और दिस इज द ऑब्जेक्ट अंडर द फ्लूइड। चारों डायरेक्शन पे लग रहा है। वैसे टोटल कितने केसेस हो गए? 3। बी एंड सी जो है वो सेम है, तो 1, 2 और 3। चलो 1 बाय 1 हर एक को पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो आपने देखा कि पहले फिगर में हमने सिलेंडर को स्ट्रेच किया। ऐसे वर्टिकल सिलेंडर था, एक को ऊपर लग रहा था, एक को नीचे। आप उसको हॉरिजॉन्टल मान के 2 डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हो, ऐसा फीलिंग आएगा। तो हम स्ट्रेच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्ट्रेच। तो इट इज स्ट्रेच्ड बाय द 2 इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। तो सिलेंडर में क्रॉस सेक्शन होगा सर्कुलर, उसको नॉर्मल फोर्सेस हमने लगाए, लेंथ की डायरेक्शन में लगाए, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया को कैसे लगाए? नॉर्मल। देखो एक्सिस हो गई, एक फोर्स ऐसे लगाया एक्सिस को पैरेलल, यानी लेंथ को पैरेलल, एक फोर्स ऐसे लगाया लेंथ को पैरेलल, लेकिन यहाँ पे जो फेस होगा सर्कुलर वाला, उसको कैसा हो गया? परपेंडिकुलर। कैसा हो गया? ओके। तो दिस टाइप, देन द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। देखो आप अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया नहीं ले रहे हो, क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। हाँ, बाकी वो बात भी तो अलग ही है कि रिस्टोरिंग फोर्स एंड अप्लाइड फोर्स अलग सेम होगा, बट अभी हम मानेंगे क्या? रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स डिवीजन में एरिया, दैट विल यू गिव टेंसाइल, दैट विल गिव यू टेंसाइल स्ट्रेस। ओके, जब आप किसी को खींच रहे हो तो उसको टेंसाइल स्ट्रेस बोलेंगे, जब आप उसको कंप्रेस कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? बराबर। दोनों फोर्सेस जो हम लेंथ के डायरेक्शन में लगा रहे हैं, पैरेलल टू द एक्सिस, दैट्स व्हाई बोथ आर कंसीडर्ड एज अ लॉन्गिट्यूडियल। क्या बोलते हैं उसको? लॉन्गिट्यूडियल डायरेक्शन। आया समझ में? और लेटर ऑन हम चैप्टर के लास्ट एंड में पढ़ेंगे, जो एक्सिस को परपेंडिकुलर हो उस फेस को हम बोलते हैं लेटरल। तो ये सिलेंडर है, सिलिंड्रिकल पेन, तो कर्वेचर सरफेस जो हो गया ना, वो लेटरल सरफेस होता है। पढ़ा था मैथ्स में लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, याद आया? तो कर्वेचर सरफेस कौन सा हो गया? लेटरल। उसका रेडियस आएगा, लेंथ में चेंज करने से रेडियस में भी चेंज आएगा, लेटर ऑन हम पढ़ेंगे चैप्टर में आगे। तो अभी हमने टेंसाइल पढ़ लिया। सिलेंडर को अगर कंप्रेस करते अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, देन द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया नोन एज कंप्रेसिव स्ट्रेस। बहुत इजी चैप्टर है, कुछ है ही नहीं, सिर्फ बातें ही समझनी है। टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस कैन बी टर्म्ड एज longitudinal stress. In the both cases, the change in the length of the cylinder and the change in the length delta L। देखो आपको एक फॉर्मूला जनरल बता देता हूं आपको। स्ट्रेन इक्वल्स टू चेंज डेल्टा, डेल्टा रिप्रेजेंट चेंज ओवर ओरिजिनल। सपोज मुझे चेंज इन लेंथ है तो यहाँ पे ओरिजिनल लेंथ क्या लेना है? L। तो दिस रिप्रेजेंट द स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन और ओरिजिनल डायमेंशन। आया समझ में? अगर मैं लेंथ चेंज की बात कर रहा हूं तो चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो देखो आया चेंज इन लेंथ
to original length of body is known as longitudinal strain, and that's why longitudinal strain equals to delta L by L. However, if two equal and opposite deforming forces are applied parallel to the cross section area, जो सेकंड फिगर में था, देखा था ना, वो सिलेंडर नीचे यहाँ पे फिक्स था, ऊपर वाली सरफेस से फोर्स लगाया तो सिलेंडर ऐसा था तो ऐसा हो गया। एक बुक बहुत झाड़ी, ठीक है ना, थोड़ी सी लूज हो पेज, या तो फिर सिंपली पेज जो लूज हो, पिन ना के हो, वो उसकी पूरी एक बंच थप्पी पड़ी हुई है, हम ऊपर वाले फेस पे ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ऐसा स्लाइड हो जाएगा, है ना। तो दिस इज द थिंग कि अगर आप अपोजिट एंड इक्वल फोर्स लगाते हो, डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन द व्हाट, पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन। अभी आगे वाले केस में आपने पैरेलल टू द एक्सिस और लेंथ लिया था और फेसिस को परपेंडिकुलर लिया। किसको परपेंडिकुलर लिया था? बट यहां पे आप फेसिस को कैसे लगाओगे? फेसिस यानी क्रॉस सेक्शन, उसको कैसे लगाओगे? पैरेलल। देन एज shown in the figure there is a relative displacement between the opposite forces of cylinder and opposite faces, sorry, faces of cylinder। तो आपने देखा यहाँ पे कि भाई एक फेस चिपका हुआ है, दूसरा फेस डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। कितना डिस्प्लेसमेंट किया है या ना? ओके, and so restoring force per unit area is developed due to the applied tangential force, that is known as tangential or shearing stress। तो आपने यहाँ पे फेस को पैरेलल जो फोर्स लगाया उसको टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं, उसके थ्रू जो स्ट्रेस जनरेट होगा टेंजेंशियल स्ट्रेस बोलेंगे, या तो फिर क्लास में नहीं है या शेयरिंग स्ट्रेस बोलेंगे। क्लियर हुआ? बोलो कोई डाउट है? As a result, applied tangential force, there is a relative displacement delta x between the opposite forces of the cylinder as shown in the figure, and the strain is produced known as shearing strain। उस वक्त जो strain produce होगा उसको बोलेंगे shearing strain, and it is defined as the ratio। Again मैं बता रहा हूँ कि strain is nothing but change in dimension over original, but यहाँ पे इस केस में तो शेप चेंज हो रहा है, तो इसमें डायमेंशन कैसे करेंगे? क्या स्टैंडर्ड है? ऊपर बोला भी लेना, बाद में सर दो। ओके, तो दैट डिफाइंड एज द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे चेंज क्या हुआ? तो बोलते हैं ये डिस्प्लेसमेंट हुआ ऊपर वाले फेस का। पहले दोनों देखो सेम पोजीशन पे थे कि नहीं? इस लेंथ हो गया हाइट, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? डेल्टा एक्स। कितना हुआ? डेल्टा एक्स। व्हाट इज द ओरिजिनल लेंथ? दैट इज एल। ओरिजिनल लेंथ क्या है? एल, एंड दैट्स वाई डेल्टा एक्स बाय एल, दैट इज द मेन थिंग स्ट्रेन में। आ गया डेल्टा एक्स बाय एल, आया ना? नाउ फ्रॉम ओवर हियर यू विल कंसिडर दिस डेल्टा एक्स ऑपोजिट साइड एंड एल इज द एडजेस्टेंट। तो ऑपोजिट और एडजेस्टेंट आप 10th में पढ़े हो, कौन सा फंक्शन होता है? tan, और ये थीटा एंगल है तो दैट इज नथिंग बट tan थीटा, व्हेन थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगल चेंज हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे? एंगुलर displacement of the cylinder from the which axis? Vertical, with the vertical that means nothing but which position? Original position। But generally for the solids this deformation is very small, ज्यादा कुछ इतना डिफॉर्मेशन सॉलिड में होता नहीं है। अगर आप मैट्रिक्स बॉक्स लाओ तो आपको एक रेक्टेंगल दिखेगा, नीचे की फेस को पकड़ के रखो, ऊपर की फेस को शिफ्ट करो, ऐसा इंक्लाइंड हो जाएगा। और वो तब जब एम्प्टी है और आप फुल फिलअप हुआ अगर मैट्रिक्स बॉक्स लाओ तो क्या वो होगा? उतना डिफॉर्मेशन दिखाएगा जितना एम्प्टी में दिखाया था? नहीं दिखाएगा। सॉलिड में पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं एंड दैट्स वाई वहां पे डिफॉर्मेशन के चांसेस कम है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि होगा ही नहीं, है हो रहा है इसीलिए तो हम पढ़ रहे हैं, बट है कैसे? कम। तो जनरली सॉलिड्स में ऐसे डिफॉर्मेशन कैसे होंगे? कम, एंड दैट्स वाई एंगल कैसा रहेगा? स्मॉल। एंड फॉर द स्मॉल एंगल हम ये चीज आपको लाइफ टाइम याद रखेंगे, फॉर द स्मॉल एंगल tan theta approximately theta, बराबर। बट दिस थीटा शुड बी इन अ रेडियन। थीटा किसमें होना चाहिए? रेडियन, क्योंकि आपको पता है ऐसा यूनिट ऑफ द प्लेन एंगल इज रेडियन, नॉट अ डिग्री। फिर आप यहाँ पे 10 डिग्री रखो, यहाँ पे 10 डिग्री रखो और फिर यहाँ पे भी 10 डिग्री कर दो तो गलत है। किसमें होना चाहिए? रेडियन में। यू हैव टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। पता है ना, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 करते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर देना है। Okay, theta is very small, then the tan theta is nearly equals to the angle theta। If theta is 10 डिग्री, then अगर आप उसको tan theta को theta मान लोगे, मतलब 10 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके जो वैल्यू है वो मान लोगे आप,
तो एरर तो आएगा क्योंकि आप अप्रोक्सीमेशन पे जा रहे हो, इक्वल्स टू नहीं लिखा, क्या लिखा, अप्रोक्सीमेट, तो एरर आएगा, वो कितना आएगा 1% का, एंड दैट कैन बी निग्लेजिबल। आया समझ में? तो दिस इज अबाउट द शियरिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। आया समझ में? और भी आगे जाए तो इट कैन बी ऑल्सो विजुअलाइज्ड व्हेन द बुक इज प्रेस्ड विद द हैंड एंड पुश्ड हॉरिजॉन्टली। आपको शियरिंग स्ट्रेस तब भी दिखने मिलेगा जब थिक बुक को आप एक हैंड में होल्ड करके रखो और दूसरे फेस को क्या करो, प्रेस करो, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस हुए, तब भी दिखने मिलेगा। और शियरिंग स्ट्रेन को हमने क्या बोला, टेन थीटा बोला, या तो फिर डेल्टा एक्स बाय एल बोला। थीटा स्मॉल होता है तो टेन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा, बट थीटा शुड बी इन रेडियन, ऐसा यूनिट ऑफ एंगल, बराबर। सॉलिड स्पीयर्स है ना, अच्छे से प्रिपरेशन करना, नहीं तो कभी कभी है ना ऐसे इजी वाले क्वेश्चन भी नहीं आते, जैसे वीएम में आया था। व्हाट आर द सप्लीमेंट्री यूनिट्स? तो है रेडियन एंड स्टीरेडियन, बोथ आर यूनिट्स। फिर आप उसमें प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल लिख के आओ तो गलत है, क्योंकि वो क्वांटिटी है, पूछा क्या गया था, यूनिट्स, है ना। कभी कभी पहाड़ आ जाता है लेकिन अंदर का वो छोटा 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 नहीं आता है चैप्टर का, इसलिए डट के मेहनत करनी है। समझ में आया? दिन में 2-3 आवर आपका अभी से स्टडी स्टार्ट हो जाना चाहिए, तभी 11 के एग्जामिनेशन में कंप्लीट होगा। 11 का भी चालू रखना है। साथ में मैंने बोला कि अपने आप से 12th की प्रिपरेशन अभी से चालू करनी है। जनवरी स्टार्ट हो गया, आपके लिए टाइम वेट नहीं करेगा। आज कौन सा जनवरी हो गया? 3rd। लगता है साल के 3 दिन चले गए। जनवरी टू जनवरी मेहनत होगा 12th के लिए, है ना। सिस्टम्स के लिमिटेशन है, इसलिए हम 4 महीने लेट चालू करें तो इसका इफेक्ट सीधा आपको मार्च के एग्जामिनेशन में दिखने मिलेगा नेक्स्ट ईयर। इस बार लेट गया एग्जामिनेशन, पता है आपको, नेक्स्ट टाइम लेट थोड़ी ना जाएगा। जरूरी है लेट जाए? नहीं जाएगा, तो आपको मार्च के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। गॉट इट? तो उसका भी ध्यान रखिएगा। सो थर्ड केस अगर हम कंसिडर करें, मानो कि कोई एक स्पीयर है विच इज प्लेस्ड इन द fluid under the high pressure is compressed uniformly from all sides. The force applied by the fluid act perpendicularly direction at each point on the surface, and the body is said to be a uniformly in a which compression? हाइड्रोलिक कंप्रेशन। ओके, 9th में भी पढ़े थे आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स वगैरह, कि जब हम किसी बॉडी को फ्लूइड के अंदर रख देते हैं तो फ्लूइड चारों ओर से उसको क्या करता है, कंप्रेस करता है, चारों ओर से नॉर्मली डायरेक्शन में। फेसिस पे कैसे, नॉर्मली जब फोर्स लगे ऑल डायरेक्शन से। अभी जो हमने देखा था वो सिर्फ 2 फेसिस पे था। कितने फेसिस पे था? 2 फेसिस पे। बट जब चारों फेसिस में नॉर्मली फोर्स लगे, चारों फेसिस की ओर से नॉर्मली फोर्स लगे, तब हम उसको बोलेंगे हाइड्रोलिक कंप्रेशन। क्या बोलेंगे? एंड दिस लीड टू द डिक्रीज इन इट्स वॉल्यूम विदाउट एनी चेंज ऑफ जियोमेट्रिकल शेप। यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज होगा, शेप चेंज होने वाला नहीं। आप सोचो कि आप एक स्पीयर को लेके चारों ओर से कंप्रेस कर रहे हो तो उसकी साइज छोटी हो जाएगी, बट स्पीयर क्या रहेगा, स्पीयर, तो वॉल्यूम में चेंज होगा, शेप में नहीं। इसको बोले हाइड्रोलिक कंप्रेशन। और यहाँ पे हमने चारों ओर से जो लगाया वो प्रेशर, दैट इज इक्विवेलेंट टू प्रेशर। आगे कहीं हम प्रेशर नहीं बोलेंगे, तो आगे हमारा स्ट्रेस का डेफिनेशन था रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पे हम रिस्टोरिंग फोर्स रादर चारों ओर से जो फोर्स लग रहा है उसको कंसिडर करें। चारों ओर से जब कोई फोर्स लगता है तो हम उसको प्रेशर कंसिडर करते हैं। तो इन द केस ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रेस इट इज कंसिडर्ड एज अ हाइड्रोलिक प्रेशर। आगे कहीं स्ट्रेस को प्रेशर नहीं बोलेंगे। दिमाग में गया? ओके। The body develops internal restoring forces that equals to an opposite forces applied by the fluid. The body restores its original shape and size taken out from the fluid, and thus the internal restoring force per unit area in this case is known as what? Hydraulic stress. अभी तो definition में हमने restoring force ही डाला है, but in a magnitude it is equals to what? That means nothing but applied force per unit area. तो सब स्ट्रेन आए, वैसे दूसरा कौन सा स्ट्रेन आएगा? यस, वॉल्यूम स्ट्रेन आएगा। तो द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड बाय द हाइड्रोलिक प्रेशर इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेन, एंड इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय विच वॉल्यूम? ओरिजिनल। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल्स टू डेल्टा वी बाय वी। सिंस द स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन द डायमेंशन ऑफ ओरिजिनल डायमेंशन। देखो स्ट्रेन जो होता है वो क्या है? चेंज इन डायमेंशन और ओरिजिनल डायमेंशन। आगे हमने लेंथ देखा, चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आया था कि नहीं?
फिर हमने डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एल सॉरी डेल्टा एक्स बाई एल देखा सियरिंग स्ट्रेन में, डेल्टा एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट मीटर, लेंथ अगेन इन मीटर। हमने यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में डेल्टा वी बाई क्या देखा, वी, तो वॉल्यूम और वॉल्यूम सेम क्वांटिटी का रेशियो ले रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई यूनिट यूनिट क्या हो जाएगा, कट, यानी कि इट्स अ यूनिटलेस क्वांटिटी। स्ट्रेन इज अ व्हिच क्वांटिटी, यूनिटलेस। स्ट्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय एप्सिलॉन, ओके, इस सिंबल का नाम है एप्सिलॉन, ओके, एप्सिलॉन। तो इट हैज अ नो यूनिट, इट्स अ यूनिटलेस क्वांटिटी। विच क्वांटिटी, यूनिटलेस, और यूनिटलेस क्वांटिटी है तो m0 l0 t0, नो डायमेंशनल फॉर्मूला, m0 l0 t0 आया समझ में, एज वेल एज नो यूनिट। तो अप टू नाउ किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, पक्का। नेक्स्ट टॉपिक इज हुक्स लॉ, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन take different forms in the situation as shown in the figure, as we discussed already 3 situations, longitudinal, shearing, वॉल्यूमेट्रिक, 3 सिचुएशंस को डिस्कस किया, तीनों में अलग अलग टाइप के स्ट्रेस है, अलग अलग टाइप के स्ट्रेन है। फॉर द स्मॉल डिफॉर्मेशन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, बट अगर स्मॉल डिफॉर्मेशन है तो दोनों एक दूसरे को किसमें होंगे, प्रोपोर्शनलिटी में, किसमें होंगे, एंड दिस इज नॉन एज हुक्स लॉ। The stress is proportional to strain, and that's why stress equals to K into, when we remove the proportionality sign, we have to put constant K, okay, where K is the proportionality constant and known as the which one, modulus of elasticity. Hooke's law is an empirical law. It's the word empirical law. Empirical law मतलब based on experiment, not previous theory, okay, and which is found to be valid for the most of the materials. However, there is a small materials which do not exhibit this linear relationship. Those are known as plastic. जो इस linear relationship को follow नहीं करेंगे, एक्चुअली में प्लास्टिक तो नहीं बोलेंगे बट इलास्टोमर बोलेंगे, सॉरी, हम पढ़ने वाले आगे। तो इस रिलेशन को पढ़ने के लिए हमें एसएस कर्व पढ़ना है, लेकिन अभी उसको छोड़ के मैं एक दूसरे टॉपिक पे जाऊंगा और 3 कैटेगरीज में आपको समझाऊंगा, है ना, बट बिफोर दैट 2 मिनट्स ब्रेक।
ओके, तो देखो अभी हमने 3 टाइप के स्ट्रेस 3 टाइप के स्ट्रेन देखे, तो उस हिसाब से हमारा एक हुक्स लॉ बना, दैट इज स्ट्रेस को अगर मैं सिग्मा से रिप्रेजेंट करूँ तो सिग्मा इक्वल्स टू के एप्सिलॉन, सिग्मा स्ट्रेस इक्वल्स टू के इनटू स्ट्रेन, ऐसा था ना। तो सिग्मा यानी स्ट्रेस इक्वल्स टू के एप्सिलॉन। तो व्हाट इज द के? सिग्मा अपन एप्सिलॉन विच इज द कांस्टेंट, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ऐसा भी नाम आया था, आया ना। बट दिस के हैज अ थ्री सिंबल, अनदर थ्री सिंबल, दैट इज वाई, जी एंड बी। ये 3 थ्योरी है जिसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें बात करनी है इलास्टिक मॉड्यूली की, मतलब पहले हम बात करेंगे किसकी? के की। फिर हम इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। तो दिस प्रोपोर्शनलिटी रीजन विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व is great importance for the structural as well as manufacturing engineering designs. The ratio of, देखो K क्या है? Stress over strain. So the ratio of stress and strain called modulus of elasticity, and it is found to be a characteristics of what? Material. That means if material change, ratio also change. आया समझ में? अब पहले टाइप का जो एक कांस्टेंट है उसका नाम क्या है? यंग मॉड्यूलस, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय वाई, और ए वाई और कुछ नहीं, ए वाई और कुछ नहीं, वही है जो जिसने आपको जिसको आपने क्या बोला था? के। तो ये जो के है वो वाई तब बन जाता है जब आपका सामने सिग्मा एंड एप्सिलॉन जो है वो लॉन्गिट्यूडियल हो। क्या हो? सो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन शोज दैट फॉर द गिवन मटेरियल मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेन प्रोड्यूस सेम वेदर स्ट्रेस इज, लॉन्गिट्यूडियल में 2 चीज आती थी, टेंसाइल इंक्रीज इन द लेंथ, स्ट्रेचिंग, कंप्रेशन दैट इज कंप्रेसिव। रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडियल स्ट्रेन इज डिफाइंड एज व्हाट? स्ट्रेस स्ट्रेन। नाम क्या डालना है आगे? तो रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडियल स्ट्रेन, सॉरी लॉन्गिट्यूडियल ना बोलना हो तो और क्या बोल सकते हैं? टेंसाइल बोल सकते हैं। तो रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू longitudinal strain is defined as what? Young modulus. आपको टेंसाइल और कंप्रेसिव 2 वर्ड्स नहीं लिखने हैं, तो जस्ट राइट डाउन लॉन्गिट्यूडियल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडियल स्ट्रेन चलेगा। आया समझ में? एंड दैट्स व्हाई वाई इज नथिंग बट सिग्मा अपन एप्सिलॉन। कुछ लोग इसको अलग करने के लिए लॉन्गिट्यूडियल का एल भी डाल देते हैं, सिग्मा एल अपन एप्सिलॉन एल। बोलो कोई डाउट? एनी डाउट? ओके, अभी आपने देखा भी सिग्मा इक्वल्स टू वाई एप्सिलॉन हो जाएगा के की जगह पे, है या ना। सिग्मा क्या होता है? एफ बाई वाई का वाई। एप्सिलॉन क्या होता है? डेल्टा एल बाई एल। मैंने स्मॉल में लिख दिया, कैपिटल भी ले सकते हो। तो यहां से वाई चाहिए तो एफ इंटू एल डिविजन में ए इंटू डेल्टा एल आ गया, है या ना। स्ट्रेन का कोई डायमेंशन होता नहीं है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, तो वाई का डायमेंशन किसका जितना होगा? सिग्मा। एंड दैट्स व्हाई यंग मॉड्यूलस इज द सेम डायमेंशन या यूनिट ऑफ द यंग मॉड्यूलस इज द सेम एज दैट ऑफ द स्ट्रेस। तो क्या यूनिट था उसका? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स पास्कल। तो एमएलटी फॉर्मूला ऑफ यंग मॉड्यूलस वाई m1 l-1, आज के लेक्चर में ही किया है, प्रूव किया था ना L2 से डिवाइड करके। टेबल के अंदर आपको यंग मॉड्यूलस दिए गए, यू कैन सी सारे यंग मॉड्यूलस जो है यहाँ पे 10⁹ मल्टीप्लाई के साथ, मतलब 200 यानी 200 इंटू 10⁹। कहीं ना कहीं आपको याद रखना है, वो इसलिए याद रखना है ताकि आपके इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स की बात हम अपकमिंग लेक्चर में करने वाले हैं। It is noticed for that young modulus are from the data, it is noticed that for the metals young modulus are large. Okay, एक और चीज यहाँ पे रह गई, टेबल के अंदर आपको young moduli and yield strength दिया है। yield strength अभी समझ में नहीं आएगा, जब मैं आपको समझाऊंगा कल के लेक्चर में तब समझेंगे yield strength। बट अभी हमने देखा कि मेटल्स के लिए young modulus कैसे? सबसे ज्यादा स्टील के लिए था 200 इंटू 10⁹। आया समझ में? इसका मतलब अगर देखो सिग्मा इक्वल्स टू वाई अपन वाई इंटू एप्सिलॉन है, ये वाई सबसे ज्यादा है, तो एटलीस्ट इसकी वैल्यू 1 चाहिए। स्ट्रेन की वैल्यू कितनी चाहिए? 1। तो आपको वाई सिग्मा जो है वो किसके जितना लेना पड़ेगा? मतलब कि अगर स्टील में डबल लेंथ करनी है तो आपको 200 इंटू 10⁹ न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा। 1 मीटर का स्टील का वायर है, उसको डबल लेंथ करना है, तभी एप्सिलॉन क्या होगा? 1। चेंज भी उतना ही जितना लेंथ है, तो 1 आएगा ना, आया ना। तब आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? 200 इंटू 10⁹। सोच लो कितना ज्यादा फोर्स हो गया वो।
सो दैट्स वाई हम बोल सकते हैं कि लार्ज फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर द स्मॉल चेंज इन द लेंथ। जैसे आपको मैंने दूसरी तरह से दिया है, मैंने बोला 1 मीटर का डबल करना है तो आपको इतना सारा फोर्स लगाना है। उन लोगों ने कैसा बोला है कि अगर आपके पास स्टील का एक वायर है जिसका रेडियस यानी क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस भी नहीं, डायरेक्ट एरिया, ओके, एंड उसकी लेंथ सिर्फ कितनी इंक्रीज करे 0.1%। दैट मीन्स अगर 100 मीटर है तो 100.1 मीटर, 100.1 मीटर ओनली, ओके, देन आपको कितना फोर्स देना पड़ेगा 2000 न्यूटन। इट्स अ वेरी बिग फोर्स, ओके। मेरा कितना है 800 न्यूटन, मतलब मेरे जैसे 2 लोग उसके ऊपर लुढ़क जाए, 2 नहीं 20, 800 नहीं, मैं मिस्टेक, 2 या 3 करे तो 2400 है ना, 3 लोग उस पतले वायर पे लुढ़क जाए, तब सिर्फ कितना चेंज होगा उसकी लेंथ में 1 एप्सिलॉन 1 लाने की बात तो बाजू पे हो गई, समझ में आया। तो इतना पतला वायर 2 लोगों के या 3 लोगों के वेट को कैरी कर सकता है, इतना पतला 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम स्ट्रेन इन द एल्यूमिनियम, ब्रास एंड कॉपर, एल्यूमिनियम में देखे तो 690, ब्रास में देखे तो एंड कॉपर में 1100। कहने का मतलब एल्यूमिनियम एंड ब्रास वायर पे सिर्फ 1% लुढ़क पाएगा, मेरे जितना 800 न्यूटन वाला, आया समझ में। तो इस तरह से सबकी अलग अलग कैपेसिटी है। इट मींस स्टील इज मोर इलास्टिक देन द व्हाट कॉपर, जिसका यंग मॉड्यूलस ज्यादा है वो मोर इलास्टिक होता है देन द कॉपर, नॉट ओनली कॉपर बट कॉपर, ब्रास एंड एल्यूमिनियम। एंड इट इज फॉर दिस रीजन स्टील इज प्रीफर्ड इन अ हैवी ड्यूटी मशीन्स एंड स्ट्रक्चरल डिजाइन। वुड, बॉन, concrete, glass rather have a what small young moduli. You can see बॉन्ड का तो सिर्फ कितना है 9 × 10⁹। पॉलीस्टाइरीन अगर है तो ओके आया ना, और जिसमें स्टार लगाया है ना, मतलब सॉरी हैशटैग लगाया है ना, वो कंप्रेशन के लिए टेस्ट किया गया, टेंसाइल नहीं। मेजोरिटी कंप्रेशन एंड टेंसाइल सेम होता है बट कभी अलग भी हो जाता है, आया समझ में, आया ना। तो हमारी हड्डी कंप्रेस के लिए बनी हुई है, टेंसाइल में ट्रबल हो सकता है, ओके। ये टॉपिक हम नहीं करने वाले। शियर मॉड्यूलस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, शियर। द रेशियो ऑफ शियरिंग स्ट्रेस टू अ क्रॉसपॉन्डिंग शियरिंग स्ट्रेन इज कॉल्ड शियर मॉड्यूलस। क्या बोलते हैं उसको, शियर मॉड्यूलस। अगेन वही हुआ, आपने बोला था सिग्मा इक्वल्स टू एप्सिलॉन, यहाँ पे y लिखा था, y की जगह पे अब मैं क्या लिखूंगा g, क्या लिखूंगा g, तो g क्या हो गया सिग्मा अपन एप्सिलॉन, तो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, बट कौन सा स्ट्रेस, ओके लिखा होगा शियरिंग स्ट्रेस टू अ क्रॉसपॉन्डिंग शियरिंग स्ट्रेन, दैट इज कॉल्ड शियर मॉड्यूलस। उसको क्या बोलेंगे, शियर मॉड्यूलस ऑफ मटेरियल एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय g। तो आ गया g इक्वल्स टू शियरिंग स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेन। तो स्ट्रेस क्या होता है F/A, और अभी शियरिंग स्ट्रेन पड़ा था डेल्टा x/L, L ऊपर A नीचे, तो F × L ओवर A × डेल्टा x, दिस इज द वन वे। दूसरा आपने पढ़ा था tan थीटा इज द शियरिंग स्ट्रेन बट थीटा इज स्मॉल देन tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा, तो A हो गया आपका स्ट्रेस और A हो गया आपका स्ट्रेन, थीटा ऊपर जाएगा, सॉरी माय मिस्टेक, A नीचे आएगा। तो आप है ना ऐसे लिखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, आप लिखोगे F/A डिवीजन में थीटा, ऐसे करें, A कहाँ आएगा नीचे, तो क्या हो गया F/A थीटा, आया समझ में, आया ना। अब दूसरी तरह से देखें तो सिग्मा अपन एप्सिलॉन इक्वल्स टू क्या है g है, बट एप्सिलॉन यानी शियरिंग स्ट्रेन जो कितना होता है थीटा जितना, तो थीटा कहाँ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो सिग्मा क्या हो गया जी थीटा, बट सिर्फ इधर उधर की बातें की गई, बाकी सारे इक्वेशन एक जैसे ही है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि शियर मॉड्यूलस का यूनिट क्या होगा, तो कोई भी मॉड्यूलस हो स्ट्रेस का ही यूनिट होगा, स्ट्रेन का तो कोई यूनिट है ही नहीं, so that is Newton per meter square Pascal, and that's why MLT formula क्या होगा m1l - 1 t - 2, that is for the common shear modulus for the common material is given in this table, you can see, okay। और ऐसा प्रूव हुआ है कि जो shear modulus है वो यंग मॉड्यूलस से ऑलमोस्ट कितना टाइम्स डिवाइड हो जाता है 3 टाइम्स, okay। shear modulus of rigidity is generally less than the which modulus, तो यंग मॉड्यूलस से 3 टाइम डिवाइडेड, बोलो कोई डाउट आया ना। और थर्ड हमने पढ़ा था वो वॉल्यूमेट्रिक वाला, याद आया, तो वॉल्यूमेट्रिक में जो आपका K है दैट बिकम बल्क मॉड्यूलस, क्या बन जाएगा
अगेंस्ट सिग्मा अपन एप्सिलॉन तो रहेगा ही रहेगा। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ओवर माय मिस्टेक, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, दैट रेशियो इज नोन एज बल्क मॉड्यूलस। तो हमने देखा था कि व्हेन बॉडी इज सबमर्ज्ड इन द फ्लूइड इट्स अंडर द विच प्रेशर, हाइड्रोलिक प्रेशर बोल दो या क्या बोल दो, स्ट्रेस। दिस लीड टू द डिक्रीज इन द volume of body and thus providing the producing the strain called volume strain, and so ratio of hydraulic to, देखो आ गया स्ट्रेस सिग्मा टू एप्सिलॉन, एप्सिलॉन मतलब क्रॉसपॉन्डिंग हाइड्रोलिक स्ट्रेन, दैट इज कॉल्ड, तो बल्क मॉड्यूलस बी इक्वल्स टू सिग्मा, सिग्मा तो हम प्रेशर कंसीडर कर सकते हैं, अभी हमने बोला, एंड स्ट्रेन होता है चेंज इन वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम, बट प्रेशर अप्लाई करने से वॉल्यूम कम होगा, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा, नेगेटिव। तो बी को पॉजिटिव बनाने के लिए हमने यहाँ पे क्या रख लिया, माइनस। आया समझ में, दिख रहा है पी डेल्टा वी बाई वी, है ना, हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ये सब गलत लग रहा है, हम ऐसे ही लिखेंगे। ओके, द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द फैक्ट दैट विथ इंक्रीज इन द प्रेशर डिक्रीज इन द वॉल्यूम। अगर पी पॉजिटिव है, प्रेशर हम पॉजिटिवली अप्लाई कर रहे हैं, तो वॉल्यूम क्या होगा, डेल्टा वी क्या होगा, नेगेटिव होगा। एंड दस फॉर द इक्विलिब्रियम, फॉर द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम द वैल्यू ऑफ बल्क मॉड्यूलस बी इज ऑलवेज पॉजिटिव। SI unit of bulk modulus is the same as that of the pressure, that is Newton per meter square and Pascal. The bulk moduli of the few common materials are given in the table. Unit again remains same, कोई भी टाइप का मॉड्यूलस हो, यूनिट क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, that is what, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप मेरे वर्ड नहीं सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, उसका आंसर नहीं आ रहा, दैट मीन्स यू आर नॉट लिसनिंग माई वर्ड्स। मैंने क्या बोला, यूनिट सेम रहेगा, सेम रहने के बाद फिर भी आंसर तो मुझे ही बोलना पड़ रहा है, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो क्लास हो। इसका मतलब क्या, यू आर नॉट लिसनिंग टू मी ना, क्योंकि टाइम एक्सटेंड हो गया है, 1 मिनट ऊपर हो गई, हाँ नहीं चलेगा ना, ऐसा कैसे चलेगा। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ मॉड्यूलस, ऐसे सुना करो, एमएलटी फॉर्मूला। ओके, द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय K, defined as the fractional change in the volume per unit increase in a सिंपल सा है। B क्या था आपका, माइनस पी बाई डेल्टा वी बाई वी था, नीचे दो या ऊपर, सेमी है ना, अब ये उल्टा हो जाएगा, K इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी माइनस में और P नीचे, बड़ी माइनस तो ऊपर ही रहने देते हैं। तो पर यूनिट प्रेशर जो फ्रैक्शनल चेंज आएगा वॉल्यूम में, उसको बोलेंगे K, क्या बोलेंगे, K। आया समझ में। तो जो फॉर्मूला मैंने बनाया 1/B, वो फॉर्मूला यहाँ पे भी है, ये AP जो है वो नीचे चला गया, 1/P, 1 डेल्टा पी, इनटू उसके साथ कौन है, डेल्टा वी बाई वी। आया समझ में। इट कैन बी सीन दैट बल्क मॉड्यूलस फॉर द सॉलिड्स आर मच लार्जर देन द व्हाट, लिक्विड, एंड अगेन फॉर लिक्विड इज लार्जर फॉर व्हाट, यस, देन द गैस। दैट्स व्हाई हम बोल सकते हैं कि सॉलिड आर लीस्ट कंप्रेसिबल whereas gases are most compressible, and gases are about 1,000,000 times more compressible than the what, solid. Gases have a large compressibility and which is vary with the pressure and temperature. Compressibility factor, properties of the gases, Z, PV upon NRT, chapter number 5, chemistry, पढ़े, सब लिंक होता है बेटा, कहीं ना कहीं जाके छेड़े मिलते हैं, है ना। अब दिमाग में आपके कितने जॉइंट है वो आपको देखना है, कितना याद रख सकते हो। प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट, रिवीजन मेक यू मोर परफेक्ट। ओके, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। इनकम्प्रेसिबिलिटी ऑफ सॉलिड इज प्रिलिमिनरी ड्यू टू द टाइट कपलिंग बिटवीन द नेबरिंग एटम। जगह ही नहीं है एटम एटम के बीच में, सॉलिड में कंप्रेस कहां से होगे, एंड दैट्स व्हाई सॉलिड जनरली आर इनकम्प्रेसिबल। आया समझ में। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड इज आल्सो बाउंड विद देयर नेबर्स बट नॉट स्ट्रॉन्ग इन अ सॉलिड, and that molecule in the gases are very poorly coupled with the, and that's why molecules of gases are very separate from each other, and that's why we are able to compress the gases, क्योंकि उनके बीच में जगह है, हम उनको नजदीक ला सकते हैं। लिक्विड में थोड़ी है तो उनको थोड़ा कंप्रेस कर सकते हैं, सॉलिड में कैसे कंप्रेस करोगे। इन शॉर्ट, लिक्विड एंड सॉलिड्स आर जनरली इनकम्प्रेसिबल। आया समझ में। टेबल्स में टिपिकल टाइप्स ऑफ जो भी पढ़ा वो सब यहाँ पे है। टेंसाइल, कंप्रेसिव, लॉन्गिट्यूडल पढ़ा, शेयरिंग पढ़ा, हाइड्रोलिक पढ़ा, उसमें स्ट्रेस के डेफिनेशन, उसमें स्ट्रेन के डेफिनेशन। शेप कहाँ चेंज होगा, तो पहले दो में होगा, तीसरे में नहीं होगा। तो जिसमें शेप चेंज हो रहा है उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, जिसमें वॉल्यूम शेप चेंज नहीं हो रहा है उसमें वॉल्यूम चेंज हो रहा है। उसके इक्वेशंस पढ़े, यंग मॉड्यूलस, शियर मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस पढ़ा। ये कहाँ काम आएगा, दोनों, और ये तीनों में काम आएगा, मेजॉरिटी केस में काम आएगा। क्लियर। अब जो चैप्टर में कुछ बाकी है, एप्लीकेशंस वाला नहीं करने वाले हैं, तो अब जो चैप्टर में बाकी है
वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, न्यूमेरिकल एंड एसएस कर्व। ओके देन सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय, टेक केयर।